हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की क्लास है हमारी। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हम अपना चैप्टर कर रहे थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। हम अपना चैप्टर कर रहे थे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोसाइटी। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम ये चैप्टर टॉपिक करेंगे सोसाइटी क्या है, सोसाइटी होता क्या है, सोसाइटी के फ़ायदे क्या हैं, सोसाइटी को रजिस्टर कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी होता क्या है। सोसाइटी जो है, सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। पर्सन है जो क्या होते हैं, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इकट्ठा होते हैं, जो यूनाइटेड होते हैं टुगेदर by mutual consent, by mutual consent। म्यूचुअल कंसेंट किस चीज के लिए? टू डेलिब्रेट, टू डिटरमाइन एंड एक्ट जॉइंटली फॉर सम कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए लोग क्या करते हैं? इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इकट्ठा होते हैं किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन, टू डेलिब्रेट एंड एक्ट जॉइंटली फॉर सम कॉमन पर्पस। समझ आ गई? अब सोसाइटी जो है, सोसाइटी किस चीज़ के लिए हो सकती है? सोसाइटी को यूजली किस पर्पस के लिए बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। पर्पस क्या है सोसाइटी बनाने का? आगे बात करते हैं किस पर्पस के लिए सोसाइटी को बनाया जाता है। पर्पस टू फॉर सोसाइटी। ज़्यादातर सोसाइटी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ज़्यादातर सोसाइटी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। चैरिटेबल पर्पस लाइक एजुकेशन, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इन चीज़ों के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। समझ आ गई? और जो सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ गवर्न रेगुलेट होती हैं अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। अंडर दी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर क्या बता रखा है? प्रोसीजर बता रखा है। प्रोसीजर किस चीज का प्रोसीजर बता रखा है? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर बता रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी को किन किन पर्पस के लिए बनाया जाता है? मोटे मोटे सोसाइटी के पर्पस क्या है बनाने के? अब किन किन पर्पस के लिए सोसाइटी को बनाया जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सोसाइटी को बनाने के मेजरली पर्पस क्या है उसकी बात करते हैं। अगर मैं सेक्शन 20 की बात करूं, सेक्शन 20 ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी को चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। चैरिटेबल पर्पस सोसाइटी को
मिलिट्री ऑर्फेन्स फंड के लिए बनाया जा सकता है। मिलिट्री ऑर्फेन फंड, मिलिट्री ऑर्फेन फंड के लिए सोसाइटी बनाई जा सकती है। सोसाइटी बनाई जा सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा। पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए सोसाइटी को बनाया जा सकता है। लाइब्रेरी की मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस फॉर दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज की मेंटेनेंस के लिए, या फिर रीडिंग रूम्स के लिए, रीडिंग रूम, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है, सोसाइटी बनाई जा सकती है। ये सारे क्या है, सोसाइटी बनाने के पर्पस है। समझ आ गए? इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है, सोसाइटी बनाई जा सकती है। आगे बात करते हैं, एडवांटेज क्या है सोसाइटी के। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है सोसाइटी के। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बनाने के एडवांटेज क्या है। पहला, रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी वेरी सिंपल। रजिस्ट्रेशन जो है बहुत सिंपल है। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट, मतलब जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस जो है वो वेरी फ्यू है, बहुत कम कंप्लायंस है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस वेरी लो है। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस वेरी लो है। लीस्ट पॉसिबिलिटी है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है ऑफ इंटरफेयर बाय द रेगुलेटर, मतलब रेगुलेटर इंटरफेयर नहीं करते। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है जब क्या होता है, लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेयर बाय द रेगुलेटर, बाय द रेगुलेटर। और सबसे बड़े क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स में क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। चैरिटेबल ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स में क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन, चैरिटेबल ट्रस्ट को टैक्स में क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन, तो ये क्या होता है, इस तरह से एडवांटेज होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी। चैरिटेबल सोसाइटी को टैक्स में क्या मिलती है, सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी आएगा, टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, टैक्स एग्जम्पशन एक्सटेंडेड टू सोसाइटी may apply to public trust only. Disadvantage, disadvantage of society, जो टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, extend to society may be applied to the public society only, public trust only, to the extent of income tax department accept their activity as charitable। only charitable society को क्या मिलती है टैक्स के अंदर, only charitable society को
टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है। ओनली चैरिटेबल सोसाइटी को टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, एग्जम्पशन। दूसरा क्या है? Since such institution of charitable nature, it is an inappropriate form of commercial venture। मतलब जो ये चैरिटेबल नेचर होता है, जो ये सोसाइटीज़ होती हैं चैरिटेबल, जो ये चैरिटेबल सोसाइटी होती है, ये कॉमर्शियल वेंचर के लिए, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ये कॉमर्शियल वेंचर के लिए इनएप्रोप्रिएट होती है, इनएप्रोप्रिएट होती है, ये कॉमर्शियल वेंचर के लिए इनएप्रोप्रिएट होती है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप इज वर्चुअली एब्सेंट। क्या कहना चाह रहा है कि भाई ओनरशिप जो होती है वो एब्सेंट होती है। कॉमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए ये अट्रैक्टिव नहीं है बिजनेस। चैरिटेबल सोसाइटी जो होती है, जो ये सोसाइटी होती है, ये इन्वेस्टर्स के को अट्रैक्ट नहीं करती। सोसाइटीज डज नॉट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करती। दिस डज नॉट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। पहला क्या है कि भाई जो डिसएडवांटेज क्या है सोसाइटी का, सबसे पहला कि जो वो मिलती है टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, सिर्फ चैरिटेबल सोसाइटी को ही मिलती है। और जो ये चैरिटेबल सोसाइटी है, इसका यूज़ आप कॉमर्शियल वेंचर के लिए नहीं कर सकते। ना ही ये क्या है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इन्वेस्टर्स को क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करती है। समझ आ गई? उसके बाद क्या है, कमर्शियल इन्वेस्टर रिगार्ड द इन्वेस्टमेंट इन द एंटिटी हैज रिस्क मेनली ऑन अकाउंट ऑफ देयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। भाई सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है। सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशनलिज्म होता नहीं है, मैनेजरियल प्रैक्टिस कम होती है। ठीक है ना? इसकी वजह से सोसाइटी जो है रिस्की है फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए सोसाइटी रिस्की होती है। आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 45 एस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, नो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये कहना चाह रहा है कि सोसाइटी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं है, सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सोसाइटी जो है इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, सोसाइटी को क्या माना जाता है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। तो इसीलिए सोसाइटी जो है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, इनको क्या माना जाता है, इनको माना जाता है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इनको क्या माना जाता है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इसीलिए एज पर दी सेक्शन 45S क्या कहता है, 45S ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि भाई ये सोसाइटी जो है ये क्या नहीं कर सकती, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इट इज वल्नरेबल टू द इम्प्लीकेशन अंडर द मनी लेंडर एक्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सोसाइटीज है, मनी लेंडर एक्ट प्रिवेंशन ऑफ और यूरियस इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या है, वल्नरेबल माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये काम होता है इसके अंदर ही होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है सोसाइटी के अंदर ही होता है। सबसे ज़्यादा जो ये काम होता है सोसाइटी के अंदर ही होता है।
तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को बनाया कैसे जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सेक्शन 1 ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 1 है जो, सेक्शन 1 ऑफ द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि कम से कम मिनिमम 7 पर्सन या उससे ज़्यादा और मोर, कम से कम 7 लोग या उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हु हैव कम टुगेदर फॉर एनी लीगल परस्यूट इंक्लूडिंग लिटरेरी, साइंटिफिक, चैरिटेबल और सोशल परस्यूट। कोई भी 7 और उससे ज़्यादा लोग कम टुगेदर इकट्ठा हुए हैं, कम टुगेदर किसी लीगल पर्पस के लिए, फॉर एनी लीगल पर्पस। और ये लीगल पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं, इनके अंदर लिटरेरी वर्क हो सकता है, लिटरेरी एजुकेशन से रिलेटेड, साइंटिफिक हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है, सोशल पर्पस हो सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं, ये 7 लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं देयर नेम टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो सब्सक्राइब कर सकते हैं देयर नेम, अपने साइन करेंगे किसमें, टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी एंड फाइल द सेम विद द रजिस्ट्रार। और उसको कहाँ फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास। उसको कहाँ फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास उसको क्या करेंगे, फाइल करेंगे। एंड फॉर्म देमसेल्फ इनटू ए सोसाइटी अंडर दिस एक्ट। और अपने आप को अंडर सोसाइटी के अंदर क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई सेक्शन 1 ये कह रहा है कि कोई भी लोग, मिनिमम 7 लोग किसी भी लीगल पर्पस के लिए, लीगल पर्पस लिटरेरी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है, सोशल हो सकता है, वो क्या करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी के पीछे अपने नाम को साइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसको कहाँ फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे और अपने आप को एज अ सोसाइटी क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, अपने आप को एज ए सोसाइटी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन filed with the registrar should contain clear details such as the name, objective of the society, name, address, occupation of the member of the governing body with which the management of affair of the society is entrusted. Copy of the rules and regulation of the society should be provided. ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो मेमोरेंडम होगा सोसाइटी का, एमओए होगा, जैसे कंपनी का होता है एमओए, ऐसे ही सोसाइटी का भी होगा। सोसाइटी के एमओए में बताया जाएगा प्रॉपरली नाम क्या है सोसाइटी का, किस पर्पस के लिए आपने सोसाइटी बनाई है, नाम क्या है मेंबर्स का, एड्रेस क्या है मेंबर्स का, ऑक्यूपेशन क्या है मेंबर्स का। समझ आ गए, जो क्या करेंगे, सोसाइटी के काम को मैनेज करेंगे। समझ आ गए। विद द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार आफ्टर अ पेमेंट ऑफ फीस। जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल होंगे उसके बाद आप जो फीस की पेमेंट करोगे और फीस की पेमेंट होते ही रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी क्या कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट आपको जो क्या है सोसाइटी को रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर कर देगा। समझ आ गए। और हर साल सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 1 में तो हमने पढ़ लिया, ये सेक्शन 4 कहता है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट once in every year a annual general meeting of the society should be conducted। हर साल एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या होगा, एजीएम जो है सोसाइटी की
वो कंडक्ट होगी, हर साल एक एजीएम होगी। समझ आ गई यहाँ तक भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कम से कम 7 लोगों की जरूरत है सोसाइटी को बनाने के लिए। वो अपना नाम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साइन करेंगे, उसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास फाइल करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी उन सारी चीज़ों को चेक करेगा और एक फीस की पेमेंट के बाद आपकी सोसाइटी जो है रजिस्टर हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर होता है सोसाइटी को रजिस्टर करने का। आगे बढ़ते हैं। इफ द रूल डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, अगर रूल जो है एनुअल जनरल मीटिंग प्रोवाइड नहीं करते, लिस्ट ऑफ नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शुड बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार एवरी। अगर क्या है, रूल्स जो है वो नहीं कह रहे कि एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कोई रूल्स नहीं है, तो फिर हर साल क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास क्या होगा, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन आइदर एट अ स्टेट लेवल और एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप रजिस्ट्रेशन या तो स्टेट लेवल पे करा सकते हो। अगर स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास करा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या लोकल ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास करा सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई क्या है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ आपको ये भी फाइल करना पड़ेगा। कंसेंट लेटर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, जो कंसेंट लेटर हैं हर एक मेंबर्स के, मैनेजिंग कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनसे आप क्या लोगे, कंसेंट लेटर लोगे। अथॉरिटी लेटर लोगे, ड्यूली साइन बाय ऑल द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, अथॉरिटी लेटर भी लिया जाएगा। एफिडेविट दिया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹20। A declaration by the member of the managing committee that fund of the society will be used only for the purpose of furthering the aims and objective of the society। तो ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको एप्लीकेशन के साथ देने पड़ेंगे। जब आप एप्लीकेशन लगाओगे अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करने की, तो आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिट टू द रजिस्ट्रार। अब डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिट क्या है, लेटर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट लेटर। पहला क्या है, रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर किस लिए होगा, जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो एक रिक्वेस्ट लेटर साइन करके देंगे जिसके अंदर वो बताएंगे कि भाई किस पर्पस के लिए वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी सोसाइटी को रजिस्टर किया जाए। हर एक मेंबर के सिग्नेचर मैंडेटरी है रिक्वेस्ट लेटर पे। उसके साथ आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एमओए दोगे और एंड साइंड बाय द फाउंडिंग मेंबर विथ अ डुप्लीकेट। सर्टिफाइड कॉपी दोगे एमओए की, जिसको फाउंडिंग मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे, और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी अपने साथ रखोगे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मेंबर्स उस पर क्या करेंगे, साइन करेंगे, और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी अपने पास रखेंगे। ए टेबल विद द नेम ऑफ एड्रेस occupation of the all the member of society together with their signature, minutes of the meeting, journal body meeting conduct to set the rules regulation, declaration by the president of the society, sworn affidavit from the president or secretary declaring the relationship between the subscriber, address proof of the registered office and no objection certificate from the landlord। तो ये जो हैं ये डॉक्यूमेंट जब आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट लेटर एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप साथ में क्या करोगे, फाइल करोगे। समझ आ गए? डॉक्यूमेंट आर टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार अलोंग विद फीस एट अ सुटेबल नेम विच शुड बी यूनिक एंड नॉट suggest a relationship with the government or violate the provision of emblem। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आप रजिस्टर्ड ऑफिस भी बता के चलोगे, एड्रेस भी बता के चलोगे। समझ आ गए? ये भी बता के चलोगे। अब आता है क्या है बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी क्या है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, subject to the fulfillment of certain conditions, society can exemption from the income tax।
if it obtain the certificate under section 12A 12AA of the इनकम टैक्स एक्ट। एक सोसाइटी को इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है। क्या मिलती है? एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन मिलती है अगर वो क्या ले, अगर कुछ कंडीशन वो फुलफिल कर ले, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर ले, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए अपने आप को एज अ चैरिटेबल सोसाइटी, अपने आप को एज अ चैरिटेबल सोसाइटी अपने आप को क्या कराए, रजिस्टर कराए। चैरिटेबल सोसाइटी को क्या मिलता है? इनकम टैक्स के अंदर फुली एग्जम्पशन मिलता है। डोनर ऑफ द सोसाइटी मतलब मंगा लो किसी ने सोसाइटी के अंदर डोनेशन किया, अब जिसने डोनेशन किया उसको इनकम टैक्स के अंदर क्या एग्जम्पशन मिलेगी। मान लो किसी पर्सन ने सोसाइटी में क्या किया? डोनेशन किया। जो डोनेशन करता है उसको बोला जाता है डोनर। उसको क्या बोला जाता है? डोनर। अब डोनर ने क्या किया? डोनर ने डोनेशन किया। अब डोनर क्या कर सकता है? रिबेट क्लेम कर सकता है। रिबेट, डोनर टू सोसाइटी में क्लेम रिबेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर डोनेशन made to the society, provide that the society has applied and obtained approval for under the section 80G। इसके लिए कंडीशन क्या है कि सोसाइटी क्या करेगी? अप्लाई करेगी और ऑब्टेन करेगी अप्रूवल अंडर सेक्शन 80G। रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। Once the registration is granted to the trust, it will be hold good till the cancellation of certificate registration. There is no provision which require any renewal of registration. Thus, the benefit of registration can be claimed for the lifetime by the NGOs। जो 12A का रजिस्ट्रेशन है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, लाइफ टाइम के लिए मिलता है और ये तब तक रहता है कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल ना करा लो। और जो भी डोनर, जो भी पर्सन चैरिटेबल सोसाइटी के अंदर डोनेशन करेगा उसको क्या मिलेगा? इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगा। रिबेट, रिबेट क्या होता है? छूट होती है एक तरह से, टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। सोसाइटी बीइंग एनजीओ, जो एनजीओ होती है जो ग्रांट क्या करती हैं? रिसीव करती हैं गवर्नमेंट से, अदर एजेंसी से, जिनको ग्रांट मिलते हैं। एनजीओ जो होती हैं जिनको गवर्नमेंट से या किसी दूसरी एजेंसी से ग्रांट मिलते हैं, दे आर एलिजिबल टू गेट ग्रांट एंड फाइनेंशियल फंडिंग फ्रॉम वेरियस एजेंसी। दीज एजेंसी जनरली मेक ग्रांट टू द सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, मतलब चैरिटेबल सोसाइटी। अगर कोई चैरिटेबल सोसाइटी बनाता है तो उसको गवर्नमेंट से, उसको दूसरी एजेंसी से, उसको बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट साइड से क्या मिलते हैं? ग्रांट्स मिलते हैं। उसको क्या मिलते हैं? ग्रांट्स मिलते हैं। सोसाइटी आर रन ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंश्योर वाइडर पार्टिसिपेशन बाय मेंबर इन द एक्टिविटी। इन व्यू ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस देयर इज अ स्कोप फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड इफेक्ट चेंज इन द मैनेजमेंट टू इंश्योर बेटर गवर्नेंस। ये कहना चाह रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन एफिशिएंट मैनेजमेंट को रिमूव कर सकते हो, इनएफिशिएंट को रिमूव कर सकते हो या मैनेजमेंट में चेंज कर सकते हो बेटर गवर्नेंस के लिए। समझ आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज registration of societies in India। Registration of societies in India। Society can be created by minimum। सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? मिनिमम 7 पर्सन चाहिए। सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन चाहिए। अपार्ट फ्रॉम पर्सन फ्रॉम इंडिया, कंपनी, फॉरनर एज वेल एज रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर द मेमोरेंडम ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पर्सन को छोड़ के कंपनीज भी, फॉरनर्स भी एज वेल एज
दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी भी क्या बन सकती हैं, एक सोसाइटी की मेंबर बन सकती है, एक सोसाइटी की क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सोसाइटीज जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है वो स्टेट लॉ है, क्या है, स्टेट लॉ है। हर एक स्टेट का अपना डिफरेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है। द एप्लीकेशन फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन must be created to specify authority of the state where the register of the society is situated. For society registration, the establishing member must agree with the name of society first and then prepare memorandum followed by the rules and regulation. सोसाइटी को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी का नेम को क्या करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा। उसके नाम को क्या करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा। आप उसका नाम सर्टेन करोगे, उसके बाद क्या होगा, देन प्रिपेयर करोगे, देन प्रिपेयर एमओ, मेमोरेंडम, एमओ, समझ आ गई। सिलेक्शन ऑफ नेम, सिलेक्शन ऑफ नेम, when selecting a name of society registration, it is important to understand that according to Society Registration Act 1860, an identical or similar name of current society will not be allowed. जैसे हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर किसी कंपनी के नेम को अप्लाई कर रहे हैं तो वो नाम किसी दूसरे कंपनी के नाम से मैच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर सोसाइटी का नाम आपको रखना है तो वो दूसरी जो ऐसी सोसाइटी है जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है उसके नाम के साथ मैच नहीं करना चाहिए या उसके नाम के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। Moreover, the proposed name shall not suggest to any patronage of any government or गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ एम्बलम एंड नेम एक्ट 1950 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई आप ये भी ध्यान में रखोगे कि भाई आप सोसाइटी का ऐसा नाम भी नहीं यूज़ करोगे जो जिससे क्या लगे कि ये किसकी, ये सोसाइटी किसकी है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिससे आपको गवर्नमेंट का एक्सप्रेशन आए, आप ऐसा नाम भी यूज़ नहीं करोगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ा। आगे बढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी अलॉन्ग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, इसको सारे के सारे जो मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे, जिसको विटनेस किया जाएगा। और उसको विटनेस किसके द्वारा किया जाएगा, अटेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, गैजेटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओथ कमिश्नर, एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चार्टर्ड अकाउंटेंट with their official stamping and complete address. The memorandum must also contain details of member of society, registration along with their name, address, designation and occupation. ये माना जा रहा है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो क्या करेंगे, साइन करेंगे और इसको उसको अटैच किया जाएगा, विटनेस किया जाएगा या तो गैजेटेड ऑफिस के द्वारा, नोटरी पब्लिक के द्वारा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ओथ कमिश्नर के द्वारा या एडवोकेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा। ठीक है ना। मेमोरेंडम मस्ट कंटेन द डिटेल ऑफ मेंबर, मेमोरेंडम क्या करेगा, डिटेल ऑफ मेंबर बता के चलेगा, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका डेजिग्नेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब कुछ बताया जाएगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सबमिट एंड साइन फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, रिक्वेस्ट लेटर दिया जाएगा जिसको साइन किया जाएगा हर एक मेंबर के द्वारा, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद सर्टिफाइड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी अलॉन्ग विद द certified copy duly signed by all the along with the certified copy duly signed by all the established member, address proof of the registered office of the society as well as non-objection certificate issued by the landlord, affidavit by the secretary or president of secretary,
आप ये क्या करोगे, पूरा बता के चलोगे, दे के चलोगे। उसके बाद फ्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद, ये हमने ऊपर पढ़ा है ऑलरेडी, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? पैन कार्ड ऑफ ऑल द मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं उनके पैन कार्ड सबमिट होंगे। रेजिडेंट प्रूफ, रेजिडेंट प्रूफ के तौर पे आप बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मेंबर के ये सारे क्या दिए जाएंगे, रेजिडेंट प्रूफ दिए जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पूरी की पूरी मेंबर्स की डिटेल दी जाएगी, पूरे का पूरा एड्रेस बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट बताया जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए सोसाइटी को बना रहे हैं। समझ आ गए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड, वी शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताएगा? रूल्स रेगुलेशन बाय विच द वर्किंग ऑफ सोसाइटी विल बी गवर्न एंड मेंटेनेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। इट विल कंटेन द rules of taking the membership of society, it detail about the meeting of the society, information about the auditor, form of arbitration। तो ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताई जाएगी। समझ आएगी? तो ये क्या होगा? कवरिंग लेटर, जो रिक्वेस्ट लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर जो है एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करके यहाँ पर चलोगे। बिगिनिंग, जो एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट लेटर, जो सारे के सारे मेंबर उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, ये सारा जाएगा। लिस्ट ऑफ मेंबर, डिक्लेरेशन, ये सब इसके अंदर क्या जाएगा, हमने ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ा है, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों पे क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट साइन करोगे और आपके वो क्या हो जाएगी, सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Consequences of registration, non-registration of society. A society registration Act 86 lay down the procedure for the registration of society of various bona fide purpose. The registration give the society legal status and essential for the, अगर किसी को obtaining registration approval under the income tax, इनकम टैक्स में आपको एग्जम्पशन मिलेगी अगर आपकी सोसाइटी क्या है रजिस्टर्ड है, तो आप इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर अप्रूवल्स ले सकते हैं। लॉफुल वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी, भाई अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो प्रॉपर्टी जो है सोसाइटी में वेस्ट हो जाती है। प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी एंड रिकॉग्निशन टू द सोसाइटी, अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो इससे आपकी सोसाइटी क्या बन जाएगी, इससे आपकी सोसाइटी और ज़्यादा रिलायबल, ऑथेंटिकेट बन जाएगी। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के लिए भी ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। व्हेन द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड इट अलोंग विद इट्स मेंबर बिकम बाउंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ईच मेंबर हैज साइंड टू द मेमोरेंडम। Once registered under the Society Registration Act, the society must restrict to its activity to object confined to the memorandum। तो ये कहना चाह रहा है कि जब एक बार सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो उसके मेंबर जो हैं सोसाइटी के लिए क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेमोरेंडम को साइन किया है। और जब सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो सिर्फ वो वही काम कर सकती है जो उसने मेमोरेंडम के अंदर बता रखा है। सेम हैज विद कंपनी, जैसा कंपनी के केस में होता है। Society registered under the act enjoy the status of legal entity apart from the member constituting it। एक इसकी क्या होती है, लीगल एंटिटी होती है। It has a society so registered is a legal entity similar to the individual but not physical existence. As such, it can acquire and hold property and can issue and issue its own। भाई जब सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, वो अपने नाम से क्या कर सकती है, किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, अपने नाम से किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकती है। सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू एक्वायर द स्टैट्यूट ऑफ जुडिशियल पर्सन। तो ये क्या होता है, ये सारे का सारा सोसाइटी होता है।
अगर सोसाइटी रजिस्टर नहीं हुई तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, लॉ की नज़रों में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अगर आपने सोसाइटी को रजिस्टर नहीं करवाया तो सोसाइटी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। आप इनकम टैक्स के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते। किस चीज का? एग्जम्पशन का। अब बात करते हैं ऑडिट एंड अकाउंट। द सोसाइटी इन पोसेशन ऑफ फंड एंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड टू देम by the member or by other person, the fund and property are to be applied in the furtherance objective for which the society was formed. The member of the society are the trustee who apply the fund. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सोसाइटी का फंड होता है, प्रोवाइड जो प्रॉपर्टी होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है? मेंबर प्रोवाइड करता है। और जो फंड यूज किया जाता है वो उसके पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के, वो क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी टू मेंटेन प्रॉपर एंड रेगुलर अकाउंट बुक। तो इसके लिए ये जरूरी है कि प्रॉपर रेगुलर अकाउंट बुक को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। एंड गेट देम ऑडिट एंड प्रेजेंट देम टू द मेंबर एट द जनरल मीटिंग। उनको ऑडिट करवाया जाए, उनको जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट किया जाए और उनको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के अंदर फाइल किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। एवरी सोसाइटी शुड गेट इट अकाउंट ऑडिटेड वंस इन ईयर ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर एंड हैव बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बाय हिम। भैया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर साल क्या करेगी? ऑडिट करवाएगी। उनका क्या करवाएगी? ऑडिट करवाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिटिगेशन हैज एवरी सोसाइटी इज अ लीगल पर्सन। एवरी सोसाइटी क्या है? एक लीगल डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटी है। एवरी सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज कैपेबल ऑफ फाइलिंग सूट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। सोसाइटी क्या कर सकती है? किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, या अपने मेंबर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, या कोई भी पर्सन सोसाइटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। समझ आ गई? तो अगर सोसाइटी रजिस्टर है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। तो ये है कंसेप्ट सोसाइटी का। होप सो आपको ये समझ आया है अच्छे से। इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान रखना इसको। तो ये है सोसाइटी का। आगे बढ़ते हैं। ये आप काट दो, मेगा फॉर्म, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये आप काट दो।